हमने खुद भी नीसा की तरफ से नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके से टीचरों को चिन्हित किया जो सब्जी बेच रहे हैं, रोजगार छोड़कर। मैथ्स टीचर सब्जी बेच रहा है, कोई जो है KFC में काम कर रहा है, एक टीचर का मनरेगा के लिए बहुत आया कि मनरेगा में काम कर रहा है, कोई केले की रेडी लगा रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, और कोई खेतों में काम कर रहा है। तो ये अवस्था जो है, इससे नुकसान क्या होने वाला है? जो ड्राइवर्स भी हैं वो भी अपने काम छोड़कर खेतों में चले गए। जब ये स्कूल पूरी तरह पटरी पे आएंगे, ना ड्राइवर मिलेंगे ना शिक्षक मिलेंगे। पहले भी अच्छे शिक्षकों की कमी थी, तो ऐसे में एजुकेशन का बिल्कुल ध्यान ना रखते हुए पूरा प्रदेश चल रहा है। फ्यूनरल में 50 आदमियों की इजाज़त है और शादियों में 200 आदमियों की इजाज़त है, और उसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं में 4-4, 5-500 का सेंटर बना दिया गया कि 500-500 बच्चे सेंटर में जा सकते हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हम कह रहे हैं कि 50% की स्ट्रेंथ से भेज दो। अभी जिसके स्कूल में 500 बच्चे थे, 100 स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, 1/5 पहले ही आ रहे हैं। हम कह रहे हैं 50% अल्टरनेटिव डेज पे हम ब्लेंडेड लर्निंग के ऑफलाइन, मतलब कुछ बच्चे आएंगे, कुछ को हम ऑफलाइन काम दे देंगे, तो वो हम उस तरीके से व्यवस्था भी की जा सकती है। तो सरकार ने पूछना ही उचित नहीं समझा, जिससे हमें बहुत ही आघात पहुंचा। देखिए, हम राष्ट्र निर्माता, हमें सारे कहते हैं कि आप राष्ट्र निर्माता हो, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, चाहे हमें को बुरा कहे या अच्छा कहे। राष्ट्र निर्माता का दर्जा तो हमें मिलता है, और हम टीचर्स डे पे हमें सम्मान भी मिलता है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। अन्नदाता कह रहे हैं कि जी हमें पूछा नहीं जा रहा, राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं जा रहा। और मैंने तो एक बात कही, वो कह रहे हैं, अन्नदाताओं को कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन की दूरी पे हैं कि आप फ़ोन कीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी, हम किस सरकार से विवाद नहीं चाहते। विवाद करना किसी टीचर का काम नहीं है, राष्ट्र निर्माता का काम नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सरकार को कहीं नीचा नहीं दिखाना, हमें सरकार को कहीं बुरा नहीं दिखाना। लेकिन संवाद के लिए एक फ़ोन की दूरी पे हम भी बैठे कि आप हमें एक फ़ोन कीजिए, हम आपके साथ वार्ता करेंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे। अगर हमने आपको कन्विंस कर लिया तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपने हमें कन्विंस कर लिया तो हम टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। अगर हमें लॉजिकली आपकी बात सही लगी कि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला उचित है, तो हम सहर्ष उस फैसले को मानेंगे। लेकिन फैसले अगर थोपे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों को नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें हमारा विरोध है। हमने कहा कि हम अपने स्कूल खुले रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम शिक्षा देना एक अपराध है, गलत है, हम पूरा उसमें, मैंने कहा कि हमारे पास 1/5 या 1/4 स्ट्रेंथ आ रही है अभी भी, तो उसमें भी हम जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम 2 गज की दूरी मानने को तैयार है। जबकि देखो रैलियों में कोई नहीं मान रहा 2 गज की दूरी, हम प्रधानमंत्री जी की बात मानने को तैयार है। सबसे सर्वोच्च जो है इस समय हमारे प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री जी, हम उनकी बात मानने को तैयार है। क्या उनकी बात के अनुसार भी स्कूल नहीं खोले जा सकते? हम 2 गज छोड़ो 2.5 गज की दूरी मानने को तैयार है। मास्क भी जरूरी, अल्टरनेटिव डेज पे भी स्कूल लगाने को तैयार हैं, उसके बाद 50% पे भी तैयार हैं, कुछ और SOP गाइडलाइन बनाते हैं उसके लिए भी तैयार है। लेकिन एक ऐसा संदेश, आप एक ऐसा आदेश बिना पूछे आप दे दो, हम उसको जो है सही नहीं मानते। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है, जैसे पीछे बात आई कि साधु संत भी राजनीति में क्यों आए, सुधार के लिए। तो हमें भी सुधार के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तो हम तैयार हैं। हम वार्ता चाहते हैं, संवाद चाहते हैं। और ये कहते हैं अगर यहाँ आप कन्विंस कर दो या हम कन्विंस कर दें, तो बीच का रास्ता भी निकालने के तैयार है। अभिभावक, आप भी अभिभावक हैं, अभिभावक भी परेशान हो चुका है, क्योंकि घर में क्या बच्चा, जो बच्चे पेरेंट्स रैलियों में जा रहे हैं, क्या वो वहाँ से कोरोना लेकर नहीं आएंगे उन बच्चों के लिए? वहाँ पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? और हम इन ज़्यादा विवादों में नहीं पढ़ना चाहते, जनता अपने आप देख रही है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक की बात करना चाहते हैं, शिक्षा की, कि किसी गाइडलाइन से भी शिक्षा को आप नुकसान मत होने दें। बहुत पीछे जा चुके हैं बच्चे, आज स्कूलों में आ रहे हैं, उन्होंने LKG UKG का नहीं पढ़ा और अगली क्लास पे प्रमोट होने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, शिक्षा का अधिकार ये कहता भी है कि अकॉर्डिंग टू एज बच्चे को एडमिट करना है। अब 2 साल स्कूल नहीं लगेंगे, और जिसने मात्रा नहीं सीखी फर्स्ट से, उसको 3rd में जब भेजेंगे तो असर की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी कि असर की एक रिपोर्ट आई थी कि 5वीं वाला बच्चा पढ़ना नहीं जानता, 8वीं वाला बच्चा लिखना नहीं जानता। तो वो जब पहले ही स्थिति एजुकेशन की थी, और पीसा के बारे में आपने सुना होगा, जब हिंदुस्तान ने पीसा के एग्जाम में बैठा तो लास्ट पायदान में नीचे से आया। तो ऐसी स्थिति जो शिक्षा की बनी थी,
उस पर सुधार की जरूरत थी। अगर इस तरह के स्टेप लिए गए तो ये बहुत ही बदतर दशा बन जाएगी। तो इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करके कि एक एसओपी बनाकर विद्यालय जिस दिन कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा हम भी लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कि सारा शहर खुला हो, सब कुछ हो रहा हो और सिर्फ स्कूल बंद हो, और वो भी क्या 14 साल तक के बच्चे कोरोना फैलाएंगे, इसका मतलब कोरोना फैलाने में उनका रोल है। हाँ, दूसरा हम चाहते हैं हमारे टीचर्स को, जैसे विदेशों में कहा गया है, विदेशों में टीचर्स को कोविड वॉरियर मानते हुए फ्रंट लाइन वॉरियर माना गया, सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन दी गई। यहाँ टीचर्स की किसी को परवाह ही नहीं, टीचर बेरोजगार हो रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही, तो उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन दे दे ताकि शिक्षा तो सुचारू रूप से चले। शिक्षा ने ही आगे जीडीपी बढ़ानी है, शिक्षा ही नहीं आगे देश को बढ़ाना है। तो अगर आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ वोट की परवाह करें कि सरकार मेरी आ जाए, रैलियां करें, तो ये देश के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं होगा। तो इनको विचार करना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, कोचिंग चल रही है, कोचिंग चल रही है, ट्यूशन भी चल रही है। अगर आप जानते होंगे, जो समर्थवान है उसने ट्यूटर घर बुला लिए। नुकसान किसका है? उसके घर ट्यूटर आ रहा है, और जो मिडिल क्लास से ऊपर वाला है वो ग्रुपों में जाके टीचर्स के पास 10-10, 15-15 बच्चे पढ़ रहे हैं। जब 10-15 ट्यूशन पढ़ सकते हैं, मतलब सरकार को धरातल में जाके देखना चाहिए हो क्या रहा है। जब 10-15 लोग ट्यूशन पढ़ सकते हैं तो 8-10 बच्चे स्कूल में आकर फॉर्मल एजुकेशन क्यों नहीं ले सकते जितने ट्यूशन में जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए। तो नुकसान किसका हो रहा है? सबसे गरीब व्यक्ति का, क्योंकि ना वो ट्यूशन पढ़ा पा रहा है, ना वो पर्सनल ट्यूटर जो है वो अपॉइंट कर पा रहा है। तो ये जो शिक्षा का नुकसान है, तो हमने कहा कि इस पर हम अभी इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम आदरणीय अनिल विज जी से भी मिले हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हमने उनको भी एक मेमोरेंडम सौंपा और मांग की है कि आप शिक्षा मंत्री जी से भी बात करें, मुख्यमंत्री जी से भी बात करें, और संवाद करके बीच का रास्ता जो है निकालें, जिससे शिक्षा का नुकसान ना हो। तो और इस पर हमने 3 मांगे अपनी और रखी हैं जो बिल्कुल उचित हैं। हमारी प्लेज मनी आपके माध्यम से हमने कई बार सरकार को कहा कि हमारी एक प्लेज मनी है जो टीचर सैलरी के लिए काम आती है। तो ये बात कई बार उठाई, चलो शुरू में उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी तो शुरुआत है। देखिए, किसी का भी साल तक नुकसान हुआ है, साल से ऊपर। मुझे एक काम बता दिए जिसका साल से ऊपर नुकसान हुआ। बैंक्वेट हॉल भी खुल गए, बाकी सब कुछ खुल गया। हम 1 साल से ऊपर चले गए, हमें अभी भी कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है जो सक्षम है उसकी फीस ले, जो फीस ना दे उसका नाम ना काटे। इवन एसएलसी के बगैर गवर्नमेंट स्कूल में 70,000 बच्चे भर्ती कर दिए गए जिन्होंने हमारे पैसे देने थे, और सरकार ने कहा कि आप बिना फीस के इनको पढ़ाएं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ना कि हमारी फीस भी दिलवाई, जब हमने उनका कहना माना। तो बच्चे भी हमारे बिना एसएलसी के ट्रांसफर हो रहे, जबकि कानून ये कहता है विदाउट एसएलसी नहीं जा सकते। तो इसका क्या मतलब समझे कि क्या प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद करने की साजिश है? बर्बाद नहीं हो सकते प्राइवेट स्कूल, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होगा, क्योंकि 52 से 55% बच्चा हमारे पास है। कुछ छोटी चीज़ नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं। अगर 2-4-5% होते तो बात और थी। 52 से 55% हरियाणा के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो इस सेक्टर को अगर बर्बाद किया जाता है तो उसका असर जो है पूरे एजुकेशन, एक बच्चे की एजुकेशन पे पड़ेगा। तो हमने ये मांग की है कि अब साल से अधिक हो गया, हम लोग टूट चुके हैं। मॉरिटोरियम भी जो बसों का था वो सितंबर तक था कि सितंबर तक आपकी बसों की किस्तें नहीं मांगी जाएंगी, लोन की किस्तें नहीं। अब बैंक दबाव दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां दबाव दे रही हैं, स्कूल संचालक डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं हमारी सिर्फ इतनी कर दीजिए, वो बैंक जो प्लेज मनी है वो सरकार ने हमें नहीं देनी है, वो बैंक में पड़ी होती है सिर्फ डायरेक्टर और उनके ज्वाइंट नाम से। अगर उसको वो रिलीज कर दें तो हमें 5-10, हमें कोई राहत तो दी नहीं, तो कम से कम हमारे ही पैसे दे दें ताकि हम टीचर्स की सैलरी जिसके लिए है वो कुछ % उनको सैलरी दे सके। दूसरी हमारी मांग ये है कि अब तो प्लेज मनी इनको रिलीज़ करनी चाहिए। सीएम साहब ने बार बार कहा कि नहीं प्लेज मनी नहीं, हम शिक्षा मंत्री जी इस पर काफ़ी पॉजिटिव थे। तो अब मेरी खट्टर साहब से पूरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खट्टर साहब ये पैसे बैंक में व्यर्थ पड़े, हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसको रिलीज़ कर दीजिए। हमें क्यों आप इतना परेशान, हमारे से क्या, मैं कहता हूँ दुश्मनी क्या, हमने भी तो प्रदेश में पूरा साथ दिया हुआ है, सरकार के साथ सहयोग करके बच्चों को बहुत कम शिक्षा पैसे पे पढ़ा रहे हैं, जबकि सरकारी खर्चा तो बहुत ज़्यादा, हमारे से 7 गुना ज़्यादा है सरकारी स्कूल पे एक बच्चे पे पर चाइल्ड एक्सपेंसेस, और हम तो 7 गुना कम पे पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ही पैसा है, आपने सरकार से कुछ देना नहीं तो इसको रिलीज़ कर दें। हमने ये मांग की है कि हरियाणा में चावल अनाज की कमी नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रदेश है पंजाब और हरियाणा, या अनाज की कमी नहीं है।
आप हमारे टीचर्स को 3,000 रुपये महीना, और हमारे ड्राइवर्स जब बसें चली नहीं रही हैं, 15-20 हज़ार बसें होंगी जिसमें 30-40 हज़ार आदमी जो है इस समय घर पे बैठा है, उनको 3,000 रुपया प्रति माह जब तक जो है ये स्थिति नहीं सुधर जाती और स्कूलों की फीस नहीं आ जाती, तो इनको जो है 3,000 रुपया प्रति माह टीचर्स उनको दे। तेलंगाना सरकार दे रही है, क्योंकि हम नया नहीं मांग रहे। तेलंगाना सरकार ने जब घोषणा की है तो हरियाणा तो नंबर 1 पे चल रहा है पूरे देश में, हरियाणा में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हरियाणा सरकार इस पर छूट दे। दूसरा, जब हमारी बसें बिल्कुल खड़ी है, इनकी लाइफ होती है कि 10 साल में एनसीआर में जो है बसों की लाइफ खत्म हो जाती है, और आप सुनकर हैरान होंगे जींद भी एनसीआर में। अब बताइए एनसीआर की कल्पना आदमी कैसे करता है कि गुड़गांव एनसीआर में होगा, नोएडा एनसीआर में होगा, जींद भी एनसीआर में, तो वहां पर एनसीआर वाली कौन सी फैसिलिटीज है? तो जो 1.5 साल से बसें खड़ी हैं, अब किसी की सपोज कर लो 8.25 साल की बस थी, इसी दौरान वो 10 साल की होगी, तो 10 साल की होते अब उसको स्कूल जब खुलेगा तो नई बस लानी पड़ेगी। तो हमने कहा जो बस खड़ा पीरियड है उसको काउंट ना किया जाए और उसको उतने पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। ये भी हमारी एक बहुत जेन्युइन मांग है कि इस पर कोई आप भी असहमत नहीं होंगे कि भी खड़ी बस की लाइफ जो है उसको बढ़ा दिया जाए कि उतना पीरियड, ताकि एकदम लोगों पे आर्थिक बोझ ना पड़े। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, बहुत लोगों को राहत मिली होगी, EWS को भी राहत मिली। तो हमारे पास जो बच्चे हैं, मैंने कहा 70% जो है 1,000 से कम फीस वाले स्कूल हैं। हमने कहा कि इस पीरियड में बच्चों को 1,000 रुपया प्रति माह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जो लोगों के, जबकि बहुत सारे लोगों के काम शुरू भी हो चुके हैं, स्कूल ही बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि उनके व्यवसाय से उनको कमी मंदी झेलनी पड़ रही हो, तो 1,000 रुपये प्रति माह हर बच्चे को जब तक स्कूल इस कोविड की स्थिति में रहते हैं प्रति माह का एजुकेशन अलाउंस अगर दे दिया जाता है, तो ये शिक्षा का क्षेत्र 20,000 स्कूल हरियाणा के हैं, 2 करोड़ जो है 2 करोड़ लोग, 4 लाख से ऊपर स्कूल, 5 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल इंडिया में हैं, जिसपे 2 करोड़ जो है लोग एम्प्लॉयड हैं। और उसके बाद आप किताबों वालों को ले लीजिए, चौक वाले को ले लीजिए, पेंसिल वाले को ले लीजिए, कॉपी वाले को ले लीजिए। सिर्फ हम खराब नहीं हो रहे हैं, यमुनानगर आप जानते हैं पूरे कॉपी के लिए जाना जाता है, और जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो कॉपी कौन खरीद रहा होगा? पूरी कॉपी इंडस्ट्री बैठ गई है। अम्बाला, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं हम बर्बाद हो चुके हैं। साइंस का सामान जब स्कूलों में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, अम्बाला में सारी साइंस इंडस्ट्री डूब चुकी है, पेंसिल इंडस्ट्री डूब चुकी है, पेन इंडस्ट्री डूब चुकी है। तो इस तरह सारे पब्लिशर, जितने पब्लिशर थे वो सारे बर्बाद हो गए, यानी 5 करोड़ लोग प्रभावित हो गए, 5 करोड़। ये तो सारे ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए सरकार बात को समझ नहीं रही है। दूसरा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस तरह सड़कों पे आना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर ये मजबूरी हुई तो 5 करोड़ लोग कोई छोटे लोग नहीं होते। घर घर की लगाओगे 25 करोड़ वोट बनती है, तो वोटों में भी हमारा बहुत बड़ा प्रतिशत है। सरकार इस बात को हल्के में मत ले, सरकार इस बात को समझे कि शिक्षक अगर विवाद पैदा नहीं करना चाहता, शिक्षक राजनीति नहीं करना चाहता, तो हमारी इन सारी मांगों को शिक्षा के हित में, देश के बच्चे की शिक्षा के हित में, स्कूल को कुछ नहीं चाहिए। हमने तो कोई भी पैकेज नहीं मांगा कि हमें कोई पैकेज दे दीजिए। आप बताइए कहाँ मांगा है? हम टीचर्स के लिए मांग रहे हैं, और वो भी कौन है? 99% महिलाएं। जो बात की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, आज महिलाएं ही परेशान हैं। तो सरकार को इस बात को सिर्फ नारों से बात नहीं चलेगी। हाँ, नारा एक ठीक है, 2 गज की दूरी तो हम मानने को तैयार हैं, हम महिला सशक्तिकरण भी मानने के लिए तैयार है। आप टीचर्स को दे दिए 3,000 रुपये, करिए ना सशक्त, आज उसको जरूरत है उन महिलाओं को। तो ये सारी मांगे लेकर हमने 3 मांगे ली हैं, और हमने मुख्यमंत्री को भी इसके ज्ञापन दे दिए। कल सिरसा में भी बहुत बड़ी हमने रैली और प्रदर्शन करके, उसके बाद सुभाष बराला जी को भी फतेहाबाद में दिया गया, ऐसे हिसार में भी सभी ने मेमोरेंडम्स दिए, आज अम्बाला में अनिल विज जी को दिया। ऐसे बहुत सारे विधायकों को और मंत्रियों को हम लगातार मेमोरेंडम देकर अपनी बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत कर लीजिए। बैठ के बातचीत करने में दिक्कत क्या, आजकल तो वक्त ही वक्त है, अब ज़्यादा टूरिंग तो करने नहीं, और बहुत सारे कार्यक्रम जो है किसानों की वजह से नहीं हो रहे, तो हम तो आपके अंदर ही आके कार्यक्रम करने को तैयार है, जिसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हमारी बात सुनने में मुझे लगता है परेशानी होनी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी है,
और नरेंद्र मोदी जी तो पार्लियामेंट में घुसे थे तो उन्होंने कहा था प्रजातंत्र का मंदिर है, सबसे पहले इसको प्रणाम करके घुसे थे। तो प्रजातंत्र में संवाद बहुत जरूरी है, दूसरे से सलाह बहुत जरूरी है। करिए आप मन की, हमारी सुन तो लीजिए कि शायद आपको हमारी कोई बात अच्छी लगे, आपको बहुत नॉलेज है, आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन अगर हम भी कुछ बताएंगे तो शायद उससे कोई रास्ता निकल सकते थे। इन सब बातों को लेकर हम आए और हमने अपने स्कूल जो है खुले रखे हुए हैं। हमने कहा कि हम इस तरह के आदेश ऐसे मानते रहेंगे तो फिर बहुत नुकसान होगा। और अभिभावक भी आपको मैं बता रहा हूँ कि तभी तो बच्चे भेज रहे हैं ना जब वो चाहते हैं, तो उनको भी पता है छुट्टियां होगी, कोरोना उनको भी पता है, उनको दिख रहा है कि बाजार सारे खुले हैं, बिना मास्क के लागू जितनी फोटोज चाहे हम भेज देते हैं कि बिना मास्क के जो है रैलियों के अंदर विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग लोग लाखों की तादाद में बैठे। तो फिर ये 8वीं तक, यार ये किसने कहा कि 9वीं वाला बच्चा कोरोना नहीं फैलाएगा, 8वीं वाला फैलाएगा, ये समझ नहीं आता। क्या WHO की रिपोर्ट है कि 8वीं वाला फैला देगा, 9वीं वाला नहीं फैलाएगा? और बोर्ड के एग्जाम में कोरोना नहीं जाएगा, रैलियों में कोरोना नहीं जाएगा, यहाँ कोरोना नहीं जाएगा, सिर्फ 8वीं वाले स्कूलों के बच्चों पे कोरोना आएगा। हाँ, उसका रास्ता है टीचर्स को, जैसे मैं कह रहा हूँ वैक्सीनेशन कीजिए प्राथमिकता से, और एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी, पहले सेफ्टी हेल्थ लोगों की जान, और नंबर 2 पर एजुकेशन। जान और शिक्षा से ही देश ने बनना है। तो टीचर्स को फ्रंट लाइन वॉरियर मानते हुए उनको वैक्सीनेशन दी जाए तुरंत प्रभाव से।